जब रॉबर्ट 12 साल के थे तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के पापा के साथ एक बीच पे गए थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि उनके पास एक बहुत बड़ी जमीन है जो कि बहुत महंगी है, पर वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। तो रॉबर्ट को बहुत झटका लगा। रॉबर्ट ने पूछा कि आपने इतनी बड़ी जमीन कैसे खरीद ली? तो उन्होंने बोला ये जमीन मैंने नहीं खरीदी, मेरे बिजनेस ने खरीदी है। तो रॉबर्ट के अंदर उत्सुकता जागी। उन्होंने बोला क्या मैं बिना पैसों के बहुत सारे पैसे ऐसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं बिना रिस्क के बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ? तो रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि जितने भी अमीर इन्वेस्टर होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि उनके पास बहुत सारा पैसा था शुरू से, वो अपने सोचने के तरीके से इतने बड़े इन्वेस्टर बने हैं। आपको 80-20 रूल के बारे में पता होगा, जहाँ पे आपका 80% रिजल्ट आपके 20% कामों से आता है। पर इन्वेस्टिंग की दुनिया में रिच डैड का मानना था कि 90-10 रूल काम करता है, यानी कि 90% वेल्थ सिर्फ 10% लोगों के पास होती है। 90% अच्छे स्टॉक्स सिर्फ 10% लोग ओन करते हैं। तो रॉबर्ट ने उनसे पूछा कि एक एवरेज इन्वेस्टर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा जिसमें मुझे रिस्क ना हो? तो रिच डैड ने उन्हें बोला कि डोंट बी एवरेज, क्योंकि एवरेज इन्वेस्टर बनने में बहुत रिस्क है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचाती है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, पर इस वजह से जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें भी लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। बहुत सारे लोग जो अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं वो किसी स्टॉक को खरीदते हैं, होल्ड करते हैं और प्रे करते हैं कि भगवान ये स्टॉक ऊपर चला जाए ताकि मैं पैसे कमा सकूं। पर वो असलियत में इन्वेस्टर नहीं होते, वो स्पेक्युलेटर्स होते हैं, गैम्बलर्स होते हैं। जो असली इन्वेस्टर होता है वो चाहे मार्केट अप जाए या डाउन, दोनों में पैसे कमाता है। इस वीडियो में रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग के 42 पॉइंट्स में बताया गया है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कितनी जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या फायदा है और फाइनेंशियल IQ से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं पर आपको बहुत ज्यादा अमीर बनना है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इन पॉइंट्स को समझिए और अपनी सक्सेस की जर्नी पे चलना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट है व्हाट शुड आई इन्वेस्ट इन। वियतनाम वॉर के बाद जब रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के घर पे आए तो उन्होंने देखा कि माइक अपने पापा के साथ सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे थे। तो रॉबर्ट ने माइक के पापा से पूछा, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, कि क्या मैं आपके साथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो उनके रिच डैड ने बोला कि तुम हमारे साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम अमीर नहीं हो। तो रॉबर्ट को काफी बुरा लगा कि वो उनके साथ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो उनके रिच डैड ने बताया कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ अमीर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन लोगों को बैड इन्वेस्टमेंट से बचाने के लिए बनाई हुई है, पर ये लोगों को बेस्ट इन्वेस्टमेंट से भी बचा के रखती है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, इसका एक कारण ये भी है, अगर कोई इंडिविजुअल अक्रेडिटेड इन्वेस्टर है तो उसकी नेटवर्थ कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए और उसकी एनुअल ग्रॉस इनकम कम से कम 50 लाख रुपए होनी चाहिए। और अगर वहीं कोई एक बिजनेस एंटिटी है जो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर है तो उसकी नेटवर्थ कम से कम 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए और उसकी एनुअल इनकम कम से कम 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो रॉबर्ट ने बोला कि अगर मैं कुछ पैसे आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहूँ तो आप अपने पैसों के साथ मेरे पैसे भी इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उनके रिच डैड ने बोला कि अक्रेडिटेड इन्वेस्टर के पास सिर्फ पैसे होते हैं जैसे मूवी स्टार, पर उनके पास वो नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होता जिससे वो खुद इन्वेस्ट अच्छे तरीके से कर सकें। वहीं जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होते हैं उनके पास एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश होता है जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे रिटर्न्स पा लेते हैं। और मुझे तुम्हारे अंदर एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनने का पोटेंशियल दिखता है, तो मैं तुम्हें यह एडवाइस करूंगा कि तुम एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनो। जैसे शार्क टैंक इंडिया में जो शार्क्स हैं ये अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं, ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट सिंडिकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, प्री IPOs में इन्वेस्ट करते हैं और भी बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ ये ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये किसी एवरेज इन्वेस्टर के लिए काफी रिस्की है क्योंकि उनके पास सही एजुकेशन, एक्सपीरियंस और कैपिटल नहीं होती और इन इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ज्यादा होता है, जिसकी वजह से SEC आम लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचाता है। सेकंड पॉइंट है पोरिंग अ फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। ये सब बातें सुन के रॉबर्ट की रातों की नींदें उड़ चुकी थी। उन्हें अपना रिच डैड का पहला लेसन याद आ रहा था, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। हालांकि 9 साल की उम्र से वो अपनी रिच डैड की बातें सुन रहे थे, पर अब वो 25 साल के हो चुके थे और वो उसका फर्क पहचान पा रहे थे। रिच डैड ने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया था, वो हवाई में अपना एम्पायर खड़ा कर चुके थे। वहीं जो उनके एजुकेटेड डैड थे, जिनको वो पुअर डैड कहते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से 52 साल की उम्र में अपनी जॉब खो चुके थे।
अब वो दोबारा से शुरू करना चाहते थे, पर उनके पास कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं थी। रॉबर्ट के पास और उनके पापा के पास कोई भी रियल एसेट्स नहीं थे जो उनको पैसा बना के दे रहा हो। रिच डैड ने उन्हें बताया कि तुम्हें अगर एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज तुम्हारी मेंटल प्रिपरेशन है। तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बाहर की इन्वेस्टमेंट को मास्टर करने से पहले तुम्हें खुद को मास्टर करना होगा। थर्ड पॉइंट है द चॉइस। रिच डैड रॉबर्ट को बताया करते थे कि जब बात पैसों की आती है और इन्वेस्टिंग की आती है तो लोग 3 तरह से अपना चुनाव करते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी, जिसमें वो स्टेबल जॉब्स ढूंढते हैं, एक कंसिस्टेंट इनकम ढूंढते हैं और अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी ढूंढते हैं। दूसरा कंफर्ट, हर कोई एक अच्छी जिंदगी चाहता है, इतने पैसे कमाना चाहता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके और कुछ लग्जरीज एंजॉय कर सके। तीसरा रिच, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अमीर होना चाहते हैं और ज्यादातर ये बहुत सारे लोगों की आखिरी चॉइस होती है, क्योंकि लोग पहले सिक्योरिटी ढूंढते हैं, फिर कंफर्ट ढूंढते हैं, उसके बाद वो अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। और यही कारण है कि जो वास्तविकता में अमीर है उनकी परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो इसका उल्टा होता है। जो अमीर होते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी अमीर बनना होता है, जिसकी वजह से वो अपने सिक्योरिटी और कंफर्ट को सैक्रिफाइस भी कर देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि अमीरी के रास्ते में कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं और अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ता है। आपने ये तो सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं अमीर रहने से ज्यादा खुश रहना चाहता हूँ। उनका मतलब इसमें यह होता है कि मैं सिक्योर और कंफर्टेबल रहना चाहता हूँ बजाय अमीर होने के, क्योंकि जब लोग इनसिक्योर फील करते हैं और अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो उनके लिए खुश रहना मुश्किल हो जाता है। लोग बोलते हैं मनी डजंट मेक यू हैप्पी, पर रॉबर्ट बोलते हैं कि मुझे तो बड़ा मजा आता है जब मेरे पास पैसे आते हैं। रॉबर्ट ने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर ली थी कि उनको पहले अमीर बनना है, उसके बाद उन्हें कंफर्ट और सिक्योरिटी को देखना है। पर इसका कोई भी एक जवाब नहीं होता, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन यूनिक होती है। तो आपको अपनी कोर वैल्यूज का पता लगाना है, उनकी प्रायोरिटी के ऑर्डर में उन्हें लिखना है और उस हिसाब से अपना प्लान बनाना है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस के पाथ पे चल सके। फोर्थ पॉइंट है व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड डू यू सी। रॉबर्ट के एजुकेटेड डैड यानी कि उनके पुअर डैड ज्यादातर उनसे कहते थे, क्या तुम्हें लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? क्या तुम्हें यह लगता है कि मेरे पास पैसों का खजाना है? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीजें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं जो रॉबर्ट के रिच डैड थे वो बताते थे कि दुनिया में सबके लिए भरपूर चीजें हैं, पैसा भरपूर है और तुम भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अगर तुम्हारी चॉइसेस सही हैं। कभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे ना होने का बहाना मत बनाओ। रिच डैड रॉबर्ट से बोलते थे कि 2 तरह की मनी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक कि मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, दूसरा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो तुम्हें कौन सी मनी प्रॉब्लम चाहिए? हम में से बहुत सारे लोग ऐसी फैमिली से आते हैं जिन्होंने कम पैसों की प्रॉब्लम्स को तो देखा होता है। रिच डैड का कहना था कि पैसा सिर्फ एक आइडिया है, तो अगर आप ये सोचोगे कि ये कम है तो ये कम हो जाएगा, अगर आप सोचोगे ज्यादा है तो ये ज्यादा हो जाएगा। और रॉबर्ट अपने पुअर डैड और रिच डैड दोनों का माइंडसेट देख सकते थे और वो दोनों प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। काफी सारे लोग होते हैं जो किसी लॉटरी से अमीर हो जाते हैं या फिर कोई लक काम करता है और वो अमीर हो जाते हैं, पर जल्द ही वो दोबारा गरीब हो जाते हैं। पर पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका माइंड कम पैसों की दुनिया में फंसा हुआ होता है। उनके पास जो नए नए पैसे आए हुए होते हैं वो उसे उसी तरह खर्च करते हैं जब वो गरीब थे और वो अपने कंफर्ट जोन और फाइनेंशियल स्केर्सिटी में वापस चले जाते हैं। रॉबर्ट बहुत सारे पैसे होने की प्रॉब्लम्स को समझ पाए क्योंकि रिच डैड ने उन्हें अपने $39 मिलियन कैश में दिखाए थे, जिसको मैनेज करना खुद में एक फुल टाइम जॉब है। ये उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्किल्स से और केयरफुल प्लानिंग से करा था। बहुत सारे लोग अपने डर और अपनी चिंता की वजह से पैसों को उनकी जिंदगी चलाने देते हैं। वो रिस्क लेने से डरते हैं और अपने इमोशंस जैसे डर और डाउट की वजह से वो काम नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप $1 बिलियन के कर्जे में थे, पर उन्होंने चिंता करने के बजाय सॉल्यूशंस निकालने शुरू किए, क्योंकि उनका मानना है कि चिंता करना सिर्फ समय को वेस्ट करना है। अमीर लोग उन चीजों की चिंता नहीं करते जो कभी होती ही नहीं है। वो दोनों दुनिया के लिए तैयार रहते हैं, बहुत कम पैसे वाली दुनिया और बहुत ज्यादा पैसे वाली दुनिया, और वो हमेशा ज्यादा पैसे वाली दुनिया में जाने का प्लान तैयार रखते हैं। रिच डैड की फिलॉसफी थी कि जितना ज्यादा लोग सिक्योरिटी चाहते हैं उतना ही ज्यादा वो कम पैसे वाली दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि
दुनिया में पैसों की कमी है। उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है जिस वजह से उनके बाहर के हालातों में भी पैसों की कमी दिखती है। तो आपको समझना होगा कि ये दो तरह की दुनिया एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा अगर आपको एक रिसोर्सेज से भरपूर दुनिया में जीना है और एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जीनी है। फिफ्थ पॉइंट है व्हाई इन्वेस्टिंग इज कंफ्यूजिंग। बचपन में एक बार रॉबर्ट अपने रिच डैड के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो रिच डैड फोन पे कुछ बातें कर रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स सुने जैसे ऑप्शंस, शॉर्टिंग स्टॉक। तो रॉबर्ट को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा कि आप किस बारे में बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इन्वेस्टिंग तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो रिच डैड ने बताया कि जिस बारे में मैं बात कर रहा था वो इन्वेस्टिंग है ही नहीं। रॉबर्ट ने बोला क्या, पर आप तो बिल्कुल वैसे बात कर रहे थे जैसे टीवी में बात करते हैं। तो रिच डैड ने बताया कि इन्वेस्टिंग हर किसी इंसान के लिए अलग अलग मतलब रखती है, इसीलिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि लोग अलग अलग चीजों की बात कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग अपनी फैमिलीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि बुढ़ापे में वो फैमिली उनका ख्याल रख सके। कुछ लोग अपनी एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो उनको पैसा कमा के दे सके। और कुछ लोग स्टॉक्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनके पास पैसा आ सके। इन्वेस्टिंग की दुनिया बहुत बड़ी है और हर ग्रुप में सब ग्रुप्स बना रखे हैं जिससे ये सब्जेक्ट और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कोई इंसान इन्वेस्टिंग के एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकता है। जैसे एक स्टॉक लवर को स्टॉक में इन्वेस्ट करने में बड़ा मजा आता है, उसे लगता है स्टॉक से काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। वहीं एक रियल एस्टेट से प्यार करने वाले को लगता है कि रियल एस्टेट ही अमीरी की चाबी है। इसी तरह से जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें से कभी कभी कोई एक बोल रहा होता है कि मार्केट क्रैश आने वाला होता है, वहीं दूसरा बोल रहा होता है कि मार्केट में तो बहुत ज्यादा अच्छा काम होने वाला है जिससे मार्केट की ग्रोथ अच्छी होगी। इसी वजह से इन्वेस्टिंग लोगों को कंफ्यूजिंग लगती है और बिगिनर्स के लिए अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। रॉबर्ट भी ये काफी बार एक्सपीरियंस कर चुके थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो काफी लेट इन्वेस्ट करते हैं। जब कोई हॉट स्टॉक टिप आती है और उसमें वो इन्वेस्ट करते थे तो वो ऑलरेडी अपने पीक पे होती थी और वो गिर जाती थी जिससे उनके पैसों का नुकसान हो जाता था। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि इन्वेस्टिंग इसीलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं और जिन लोगों को बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कह रहे होते हैं वो वास्तविकता में इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। तो आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को समझना है जो आपके लिए काम करता है। हो सकता है वो हर किसी के लिए काम ना करे, पर इससे कंफ्यूजन दूर होती है और आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन का यूज करके सही तरह से चीजें चूज करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है इन्वेस्टिंग इज अ प्लान नॉट अ प्रोडक्ट और प्रोसीजर। रिच डैड रॉबर्ट को बताते थे कि बहुत तरीके की कार हैं, ट्रक हैं, ऐसा क्यों है? तो रॉबर्ट ने बोला कि क्योंकि लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं। अगर कोई बड़ी फैमिली है तो उसे बड़ी कार चाहिए और अगर कोई अकेला इंसान है तो छोटी कार भी उसके लिए बहुत है। और अगर कोई किसान है तो उसके लिए ट्रक की वैल्यू ज्यादा है स्पोर्ट्स कार के मुकाबले। रिच डैड ने बोला बिल्कुल सही, इसीलिए अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं जिसे लोग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। जिस तरह से आपकी कार और आपका ट्रक आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसी तरह से जो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको फाइनेंशियली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। आपको इन फाइनेंशियल व्हीकल्स के प्यार में नहीं पड़ना है। आपको समझना है कि ये आपके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक जरिया है। जैसे अगर किसी को कार चलाना अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ हमेशा कार ही चलाए, उसे दूसरे तरीके के व्हीकल भी चलाने चाहिए। इसी से प्रोग्रेस आती है और हर किसी के पास एक प्लान होना चाहिए जिससे वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सा इन्वेस्टमेंट व्हीकल चाहिए। जैसे अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना होता है तो आप अपने लिए सही व्हीकल चूज करते हो। इसी तरह से जब आपको अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करना होता है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट व्हीकल सही तरह से चूज करना चाहिए। 7th पॉइंट है आर यू प्लानिंग टू बी रिच और आर यू प्लानिंग टू बी पुअर। रिच डैड का मानना था कि बहुत सारे लोग गरीब होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो रॉबर्ट से बोलते थे कि अगर तुम इंसानों को जानना चाहते हो तो उनके वर्ड्स को सुनो। उनके वर्ड्स से उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता लगाया जा सकता है। क्या तुमने लोगों को यह बोलते हुए सुना है कि पैसा कमाने के लिए पैसों की जरूरत होती है? रॉबर्ट ने बोला हाँ, ये तो हमेशा मैं सुनता रहता हूँ। रिच डैड ने बोला कि यह सबसे खराब आइडिया है अगर किसी को बहुत सारा पैसा कमाना हो,
क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप बहुत कम पैसों से पैसे कमा सकते हैं, और कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो फ्री हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बोला कि जो ज्यादातर लोग गरीब होते हैं उनके वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं कि मैं तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, पैसा पाना बहुत मुश्किल है, अमीर बनने से ज्यादा मैं खुश रहना पसंद करूंगा। तभी तुम देख सकते हो कि अगर कोई बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है तो उसकी वोकैबुलरी किसी गरीब इंसान से अलग होती है। पैसा कमाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, पैसा कमाने के लिए आपके शब्दों की जरूरत होती है। और कमाल की बात तो यह है कि सबको पता है कि शब्द फ्री होते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स को मेडिकल टर्म्स के बारे में पता होता है, टीचर्स को एजुकेशन की लैंग्वेज आती है, उसी तरह से एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी लायबिलिटी को एसेट बताते हैं, जिससे वो गरीबी के रास्ते पे चलते जाते हैं। तो आपके पास हमेशा एक प्लान होना चाहिए जिससे आप अमीर बन सकें। और सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप बाहर दुनिया में क्या बोलते हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने आप से क्या बोलते हैं। उन वर्ड्स में सबसे ज्यादा पावर होती है। 8th पॉइंट है गेटिंग रिच इज ऑटोमेटिक इफ यू हैव अ गुड प्लान एंड स्टिक टू इट। क्या आपको पता है 10 में से 9 इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाते? जरूरी नहीं कि वो पैसा गवाएं, पर वो पैसा बना नहीं पाते, क्योंकि एक दिन वो पैसा बनाते हैं तो दूसरे दिन वो पैसा खो देते हैं, फिर भी वो अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं। बहुत लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक्साइटमेंट, रिस्क, लक, पर रिच डैड के हिसाब से इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं कि इन्वेस्टिंग एक एक्साइटिंग चीज हो या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो। कई बार ये बहुत सरल होती है और बहुत बार ये बोरिंग होती है, जिससे लोग अमीर बन जाते हैं। कोई भी एक बोरिंग प्लान बना सकता है अमीर बनने का। उसके लिए सिर्फ उसकी एक क्लियर स्ट्रेटजी होती है, एक फॉर्मूला होता है जिससे उससे लग के लगातार काम करते रहना होता है। पर बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम यह होती है कि वो अपने सिंपल प्लान से बोर हो जाते हैं। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए होती है, जल्दी जल्दी अमीर बनना होता है, तो वो बहुत ज्यादा नई नई चीजों के पीछे भागते हैं और बहुत बार गरीबी के रास्ते पे आ जाते हैं। तो आपको एक प्रूवन फॉर्मूला बनाना चाहिए अमीर बनने का, और उससे लग के काम करते रहना चाहिए। जितना आप एक भरोसेमंद प्लान पे काम करते रहेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं कम रिस्क के साथ। 9th पॉइंट है हाउ कैन यू फाइंड द प्लान दैट इज राइट फॉर यू। आपके लिए सही प्लान पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा कि आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है जिसमें आपको बाहर की इंटरफेरेंस से बचना है। हो सकता है आपकी बातें सुन के लोग बोलें अरे पागल मत बनो, तुम वो नहीं कर सकते, पर आपको समझना है कि जब आपसे कोई बोलता है कि तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है कि वो नहीं कर सकता। बिल गेट्स के पास सिर्फ $50,000 थे जब उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी, और एक समय पे वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। दूसरों की ओपिनियंस से उन्होंने अपने ऊपर डाउट नहीं किया और अपने सक्सेस के पाथ पे चलते रहे। हाँ, अपने एक सही प्लान के लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए जो आपको एक रिटन प्लान दे सके, जिससे आपके पास अपने गोल को अचीव करने का प्लान लिखा हुआ हो। आपको इंश्योरेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे एक बार रॉबर्ट की एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो सबसे पहले तो आग बुझाने वाले लोग आए, उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट आए और असिस्टेंट आए, जिसकी वजह से रॉबर्ट को इतना नुकसान नहीं हुआ। एक राइट प्लान के साथ साथ आपके पास एक राइट टीम होनी चाहिए जो आपके साथ काम करना चाहती है। रॉबर्ट 30 साल की उम्र तक मल्टी मिलियनेयर बनना चाहते थे और वो बन गए थे, पर उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया अपनी गलतियों की वजह से। फिर उन्होंने अपना एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने सोचा था कि वो 45 साल तक रिटायर हो जाएंगे और फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, और उन्होंने अपना गोल 47 साल की उम्र में पा लिया था। तो आपको अपने गोल रियलिस्टिक रखने हैं और अपना प्लान कंसिस्टेंट रखना है। हो सकता है आपके गोल बीच में चेंज हो जाए क्योंकि आपके पास नई नॉलेज आएगी, नया एक्सपीरियंस आएगा। तो अपने प्लान के हिसाब से आप अपने छोटे छोटे गोल्स मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप अपना अल्टीमेट गोल जल्दी अचीव कर सकें। तो आपके लिए सवाल है कि क्या आप एक सिंपल प्लान के साथ काम करना शुरू करेंगे जहां पे आप रास्ते में सीखें और इम्प्रूव करें? अगर हाँ, तो आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के पाथ पे चलने के लिए तैयार हैं। 10th पॉइंट है डिसाइड नाउ व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। लोगों के पास 3 कोर फाइनेंशियल वैल्यू चॉइसेस होती हैं: सिक्योरिटी, कंफर्टेबल और रिच।
ज्यादातर लोग सबसे पहले सिक्योर होना चाहते हैं, फिर कंफर्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद अमीर होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जॉब सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। पर जो अमीर लोग होते हैं वो अपना प्लान बनाते हैं पहले बेसिक सिक्योरिटी का, कि उनके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह हो। उसके बाद वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अमीर बनने पे, फिर प्रेफरेंस देते हैं कंफर्टेबल होने में, और तीसरी प्रेफरेंस उनकी होती है सिक्योर होने में। पर अगर आपको अमीर बनना है तो पहले आपको सिक्योरिटी और कंफर्ट को समझना होगा। तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले आपको अमीर बनना है, कंफर्टेबल बनना है और फिर सिक्योर बनना है, या फिर आप इसका ऑर्डर कुछ और रखना चाहते हैं। 100 में से सिर्फ 3 लोग अमीर बन पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं होता। और यह समझना जरूरी है कि तीनों पॉइंट्स के लिए प्लान होना जरूरी है, रिच, कंफर्ट और सिक्योरिटी। 11th पॉइंट है ईच प्लान हैज अ प्राइस। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आपको जाने में कुछ खर्चा आता है। अगर आप बस या ट्रेन से जाते हैं तो खर्चा कम आता है, और अगर आप प्लेन से जाते हैं तो खर्चा ज्यादा आता है। तो लोग ज्यादा खर्चा करके प्लेन से क्यों जाते हैं? क्योंकि इससे उनका टाइम बचता है, वो जल्दी पहुंच जाते हैं। क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि टाइम पैसों से ज्यादा जरूरी होता है। आप जो प्राइस देते हो वो सिर्फ पैसों पर डिपेंड नहीं करता, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप उससे कितना टाइम बचा रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बचाने की सोचते हैं, पर फिर भी वो गरीब रह जाते हैं, क्योंकि मैटर ये करता है कि आप उस पैसे को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको अमीरों के लेवल पे इन्वेस्ट करना है तो आपको अपना टाइम सीखने में इन्वेस्ट करना होगा। 12th पॉइंट है व्हाई इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की। जब एक क्रिकेट का मैच होता है तो बहुत सारे लोग सारी तैयारी के साथ स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वहां पे चीयर लीडर्स भी होती हैं और खाने पीने का सामान बेचने वाले लोग भी होते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल गेम में लोग स्टॉक मार्केट को बड़े एंथुसियाज्म के साथ देखते हैं। वो अपने स्टॉक्स चुनते हैं जैसे लोग अपनी टीम चुनते हैं, और उनके लिए चीयर करते हैं। उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि स्टॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा और ऐसा क्यों होता है। पर बात यहां आती है कि वो लोग साइड से गेम को देख रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, लोकल रूम में वो क्या बातें कर रहे हैं, कैसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। रिच डैड का कहना है कि इन्वेस्टिंग कभी भी साइड में खड़े होकर चीयर करने को नहीं कहते। उसके लिए तुम्हें बिजनेस को समझना होता है कि उसके अंदर बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहे हैं। क्योंकि जो बहुत ज्यादा पैसा बना रहे होते हैं इन्वेस्टिंग से, वो वही लोग होते हैं जो स्टॉक्स के और इन्वेस्टमेंट के पीछे के सीन्स को समझते हैं। उनको पता होता है कि ये गेम कैसे खेली जाती है। तो ये डिसीजन आपका है कि आप नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, या फिर साइड में से गेम को देखना चाहते हैं। 13th पॉइंट है ऑन विच साइड ऑफ द टेबल डू यू वांट टू सिट। एक बार रिच डैड ने रॉबर्ट को अपने साथ अपने ऑफिस में बैठाया। वहां पे उनके पास लोग आ रहे थे जो उनसे जॉब मांग रहे थे। बहुत सारे लोग काफी मजबूर थे और बहुत दुख में थे। ये देख के रॉबर्ट को काफी दुख हुआ। तो रॉबर्ट को दुखी देख के रिच डैड ने उनसे बोला कि फाइनेंशियल टेबल पे 2 साइड होती है। एक साइड पे एम्प्लॉइज और स्मॉल बिजनेस के लोग बैठते हैं, वहीं दूसरी साइड पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बैठते हैं। तो ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम कहां बैठना चाहते हो। और इन्वेस्टर की कैटेगरी ऐसी है जहां पे वेल्थ क्रिएट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपके लिए काम करता है और पैसा बना के देता है। और वहीं यहाँ पे अर्न हुए पैसों पे टैक्स भी कम लगता है। और बहुत बार तो लोग यहाँ पे अनंत काल तक टैक्स को टालते रहते हैं और 1 भी रुपया टैक्स में नहीं देते। 14th पॉइंट है बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ कि आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। जो लोग इन्वेस्टिंग से जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वो ज्यादातर गरीब बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो होता है वो भी वो गवा बैठते हैं। आपका ध्यान होना चाहिए अच्छा इन्वेस्टर बनने पे। आपको लगातार पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। 3 तरह की इनकम होती हैं। ऑर्डिनरी अर्न इनकम जो कि एक जॉब से आती है, पोर्टफोलियो इनकम जो स्टॉक से और बॉन्ड से आती है, और तीसरी पैसिव इनकम जो आपके एसेट्स से आती है जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता। जैसे आपका एक घर है जिसको आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, उससे जो पैसा आ रहा है वो आपकी पैसिव इनकम है। रिच डैड ने रॉबर्ट को कुछ बेसिक रूल्स बताए थे इन्वेस्टिंग के, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुम्हें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरह से इनकम कमा रहे हो। क्या आपकी इनकम ऑर्डिनरी इनकम है, पोर्टफोलियो इनकम है और पैसिव इनकम है।
उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डिनरी अर्न इनकम को पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम में बदलना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आप असली एसेट और लायबिलिटी हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं। मार्केट की कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहिए। चाहे कुछ भी हो, आपको प्रिपेयर रहना है, आपको उसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप प्रिपेयर्ड हो और आपको एक अच्छी डील मिलती है तो पैसा आपको अपने आप ही ढूंढ लेगा। आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है और रातों रात अमीर करने वाली स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से सावधान रहना है। इन्वेस्टिंग के लिए ये 3E हैं जो जरूरी होते हैं: एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश। तो इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, पर इसका मतलब ये है कि आप आने वाले समय में अमीर हो जाएंगे। 15th पॉइंट है रिड्यूस रिस्क थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी। एक अच्छा इन्वेस्टर हर किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं होती, बल्कि इन्वेस्टर रिस्की होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो इन्वेस्टर हैं, पर वास्तविकता में वो स्पेक्युलेटर होते हैं, ट्रेडर होते हैं या फिर गैम्बलर होते हैं। अपने रिस्क कम करने के लिए इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को समझना चाहिए और अपना समय इन्वेस्टिंग को सीखने में देना चाहिए। पैसों की वैल्यू समय के साथ साथ कम हो जाती है, इसलिए अमीर लोग ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके पैसों की वैल्यू टाइम के साथ बढ़े। आपके लिए इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं। जिस तरह से सुपरमैन के पास एक एक्सरे विजन होता है जिससे वो दीवार के आर पार भी देख लेता है, उसी तरह से अगर किसी इंसान को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आता है तो वो बिजनेस को बड़े अच्छे से समझ जाता है और बेहतर डिसीजंस लेता है। स्टॉक का प्राइस मैटर करता है, पर यह जानना जरूरी है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है। क्या आप उस इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल प्लान में ला सकते हैं? क्या आपको वो अपने गोल्स अचीव करने में मदद करेगा? बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो पैसे उनको टैक्स बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, पर जो असली इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स कमाना चाहता है। जिस तरह से अगर कोई इंसान एक यूज्ड कार खरीदता है तो उस कार की हालत को चेक करता है, एक घर खरीदता है तो वो उस घर को देखभाल के खरीदता है। इसी तरह से अगर किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए जाएं तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी नहीं समझते, इसलिए वो मार्केट ट्रेंड में जाना चाहते हैं और रूमर्स की वजह से पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर जब उनका पैसा डूब जाता है तो वो बोलते हैं इन्वेस्टिंग तो बहुत रिस्की है, जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं थी, उनका फाइनेंशियली इलिटरेट होना रिस्की था। इसीलिए जहां लोग सिर्फ प्राइस पे फोकस करते हैं, वहीं सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर उसके पीछे की चीजें भी देखते हैं। 16th पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी मेड सिंपल। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए 2 की डॉक्यूमेंट्स हैं, द इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये आपको बिजनेस के बारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। जिस तरह से अगर आप एक सेकंड हैंड कार लेते हैं तो आप उसके बाहर भी देखते हैं कि कैसी दिख रही है और अंदर भी देखते हैं कि सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। इसी तरह से एक बिजनेस को अच्छे से पहचानने के लिए आपको उसकी इनकम स्टेटमेंट भी देखनी होती है और उसकी बैलेंस शीट भी देखनी होती है, ताकि आप अच्छे डिसीजंस ले सके। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एसेट्स वो होते हैं जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसा आता है, और लायबिलिटीज वो होती हैं जिनकी वजह से आपकी जेब का पैसा जाता है। सिर्फ कोई इंसान अगर आपको बोल रहा है कि ये चीज एक एसेट है तो आपको उसको आंख बंद करके नहीं मानना है। आपको नंबर्स को देखना है, कैश फ्लो को देखना है और पहचानना है कि वास्तविकता में वो एक एसेट है या एक लायबिलिटी है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू कीजिए, गवर्नमेंट रेगुलेशन पता लगाइए, टैक्स कोड्स के बारे में जानिए, और भी जो चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में पढ़िए। जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं तो आप बड़ी पिक्चर देख पाते हैं। जिस तरह से शुरू में गाड़ी चलाना या फिर साइकिल चलाना काफी मुश्किल लगता है, पर समय के साथ साथ ये इतना आसान हो जाता है कि ये ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। इसी तरह से आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। 17th पॉइंट है द मैजिक ऑफ मिस्टेक्स। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि मिस्टेक करना गलत चीज है, मिस्टेक्स स्मार्ट बच्चे नहीं करते। पर असली दुनिया में क्या होता है कि जितनी ज्यादा आप मिस्टेक करते हो उतना ज्यादा आप सीखते हो, क्योंकि मिस्टेक आप तभी करते हो जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो। जैसे स्टार्टिंग में हम साइकिल चलाते हैं तो हम काफी बार गिरते हैं, काफी मिस्टेक्स करते हैं, पर उन मिस्टेक्स से सीख के हम अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाते हैं। उसके बाद हमें वो बड़ा काम नहीं लगता। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे,
जब उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। अगर वो किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते तो उन्हें कब का फायर कर दिया गया होता। जो लोग मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं या फिर उनसे नहीं सीखते, वो एक ऐसी दुनिया के बारे में नहीं सीख पाते जो उन्हें बहुत अमीर बना सकती है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्कूल स्मार्ट भी बनना है और स्ट्रीट स्मार्ट भी बनना है। तो आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए, जैसे आप रिस्क लेने के बारे में, मिस्टेक्स के बारे में और सीखने के बारे में कैसा सोचते हैं। आपके आसपास के लोगों का इन चीजों को लेके क्या एटीट्यूड है। क्या आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपसेट करती हैं। क्या आप पैसों को लेकर गुस्से में रहते हैं। क्या आपको कोई जिंदगी में परेशान करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिससे आप इंस्पायर होते हैं ताकि आप रिस्क ले सकें। बहुत सारे लोग इसलिए अमीर नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत सारी गलतियां करने से बचते हैं और सेम मिस्टेक्स को बार बार करते हैं। क्योंकि सक्सेस उसी को मिलती है जिसके पास अपनी फेलियर से सीख के आगे काम करने की, उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने की एबिलिटी होती है। 18th पॉइंट है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बिकमिंग रिच। अमीर बनने के काफी तरीके हैं और हर किसी का एक प्राइस है। जैसे पैसे के लिए शादी करना, पर इसका प्राइस ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताएं जिससे आप प्यार नहीं करते, जो कि काफी बड़ा प्राइस है। दूसरा है बेईमानी से पैसे कमाना, पर अगर आप कानून तोड़ते हो तो आप जेल जाने के रिस्क में आ जाते हो, जो कि बहुत बड़ा प्राइस है। तो आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। तीसरा है वेल्थ इनहेरिट करना। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसको बहुत सारे पैसे विरासत में मिले, और जब आप अपनी वेल्थ खुद क्रिएट करते हो तो आपके पास एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है और आप उस जर्नी में काफी कुछ सीखते हो। चौथा तरीका है विनिंग द लॉटरी। लॉटरी जीतने के चांस बहुत कम होते हैं, और अगर आप जीत भी जाओ और आपके पास प्लान नहीं है तो आप वापस गरीबी में आ जाते हो। पांचवा पॉइंट है बिकमिंग आउटस्टैंडिंग। किसी भी एक फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आपके अमीर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है और काफी सारा समय उस चीज में देना होता है। छठा तरीका है लालची बनके और कंजूस बनके, पर इससे आपकी रेपुटेशन खराब होती है। और पैसा तो बना ही लाइफ एंजॉय करने के लिए है। अगर आप गरीबी में जिए और अमीर मर भी गए तो आप लाइफ एंजॉय कैसे करेंगे। उसके बाद आता है बीइंग फाइनेंशियली स्मार्ट। अगर आप पैसों के बारे में सीखते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से सीखते हैं और ये पता लगाते हैं कि कहाँ पे आपको पैसा समझदारी से खर्च करना चाहिए और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप काफी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और अमीर तो बना ही तब जाता है जब आप जेनरस होते हैं और दूसरों को हेल्प करते हैं, क्योंकि अमीर लोग बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो ऐसे सिस्टम बनाइए जो कि बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करें। अमीर बनने के बाद आपके पास ये 3 डीज होने चाहिए, ड्रीम, डेडिकेशन और ड्राइव। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके पास डेटा आएगा जिससे आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। 19th पॉइंट है द 90-10 रिडल। एक बार रॉबर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स से पैसों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। तो उसने बोला कि मैं $1.5 लाख की जॉब करूंगा, उसमें से $20,000 साल में बचा के इन्वेस्ट कर दिया करूंगा। तो रॉबर्ट ने बोला, क्या इससे तुम 10% इन्वेस्टर में आ पाओगे जिनके पास 90% वेल्थ होती है। स्टूडेंट को इसका जवाब नहीं पता था। तो रॉबर्ट ने पूछा कि तुम अपने एसेट कॉलम को बिना एसेट्स खरीदे कैसे भरोगे, क्योंकि जो 10% इन्वेस्टर होते हैं उनके पास एसेट्स क्रिएट करने की एबिलिटी होती है। अब बच्चों को चीजें समझ आ रही थी। सोचना सबसे मुश्किल काम होता है और पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। इस इंफॉर्मेशन एज में लोग बिना पैसे के बहुत ज्यादा अमीर बन रहे हैं। तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग लगा के एसेट्स बनाने पे ध्यान देना चाहिए। हमारा दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है, और अगर इसे सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये सबसे बड़ी लायबिलिटी भी बन जाता है। तो क्या आप अपना कोई एसेट बनाएंगे या फिर सिर्फ उन्हें खरीदेंगे, ये कमेंट करके बताइए। 20th पॉइंट है सॉल्विंग द 90-10 रिडल। अगर आपको अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली सक्सेस हासिल करनी है तो आपको एसेट्स को बनाना भी आना चाहिए और आपको एसेट्स को खरीदना भी चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये 2 प्रोसेसेस नहीं पता होती और उनके पास कोई अच्छा प्लान नहीं होता। 21th पॉइंट है कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आपका आपकी इनकम और एक्सपेंस पे भी कंट्रोल होना चाहिए और आपके एसेट्स और लायबिलिटीज आपको पता होने चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की मैनेजमेंट करनी चाहिए। टैक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कब आपको कोई चीज़ खरीदनी है और कब बेचनी है।
और उस पर कितनी ब्रोकरेज लगती है। आपको डील्स की टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए, और जब आप वेल्थ अचीव कर लो तो आपको वो सोसाइटी में वापस करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। इन्वेस्टर की 5 कैटेगरीज होती हैं। पहला, द अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, जिसकी नेटवर्थ काफी ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा कमाता है। दूसरा, द क्वालिफाइड इन्वेस्टर, जो पब्लिक स्टॉक ट्रेडिंग को समझता है। तीसरा, द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टिंग को तो समझता है साथ ही साथ कानून को भी समझता है। चौथा, द इनसाइड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट को बनाता है। पांचवा, द अल्टीमेट इन्वेस्टर, जो उस इन्वेस्टमेंट का शेयर होल्डर होता है जिसे बेचा जा रहा हो। 22nd पॉइंट है द अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। हर कोई एक अक्रेडिटेड इन्वेस्टर नहीं बन सकता। ये कानून अच्छे इंटेंशन के साथ बनाए हुए हैं, पर इससे लोग बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस नहीं कर पाते। पर आपको समझना चाहिए कि अक्रेडिटेड इन्वेस्टर इकलौता पाथ नहीं है आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का। आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और आपको अपने फाइनेंशियल गोल सेट करके आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं उस हिसाब से सही डिसीजन लेने हैं। 23rd पॉइंट है द क्वालिफाइड इन्वेस्टर। क्वालिफाइड इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास पैसा भी होता है और इन्वेस्टिंग की नॉलेज भी होती है। वो सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्टमेंट में नहीं डालते, वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में भी पैसे डालते हैं। उनको फंडामेंटल और टेक्निकल इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क पता होता है। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग से हमें कंपनी की हालत का पता चलता है और इससे इस रिस्क का पता चलता है कि क्या कंपनी आगे चल के ग्रो होगी या फिर डूब जाएगी। और टेक्निकल इन्वेस्टिंग में हमें मार्केट के इमोशंस का पता चलता है, जिसमें किसी स्टॉक को सप्लाई और डिमांड के हिसाब से खरीदा या बेचा जाता है। टेक्निकल इन्वेस्टर फंडामेंटल चीज़ों पे फोकस नहीं करता, वो मार्केट के सेंटीमेंट पे फोकस करता है और स्टॉक के प्राइस पे फोकस करता है। और मार्केट में वही इन्वेस्टर अच्छा परफॉर्म करता है जिसके फंडामेंटल और टेक्निकल स्किल्स दोनों ही अच्छे होते हैं। जो एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर होता है वो मार्केट चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, दोनों सिचुएशंस में जीतता है। किसी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट लेना उतना ही जरूरी है जितना उसमें एंट्री लेना, क्योंकि अगर चीजें सही से काम नहीं की तो आपके पास एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आपका बहुत सारा नुकसान ना हो। 24th पॉइंट है द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर वो सब जानता है जो एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर जानता है, पर उसके पास एक चीज एक्स्ट्रा होती है, वो लीगल सिस्टम को भी जानता है और इसका वो फायदा उठाता है। वो एंटिटी, टाइमिंग और करेक्टर का फायदा उठाता है। एंटिटी यानी कोई बिजनेस स्ट्रक्चर, टाइमिंग यानी जिसकी वजह से उसको टैक्स में बेनिफिट्स हों, और करेक्टर का मतलब कि इनकम किस तरह से आ रही है और किस तरह से उस पर टैक्स लग रहा है, जिससे वो स्ट्रेटेजिकली अपना टैक्स कम से कम कर सके। वो डबल टैक्सेशन से बचता है और पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस को समझता है। आपको सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा अमीर बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए। 25th पॉइंट है द इनसाइड इन्वेस्टर। इनसाइड इन्वेस्टर एक शिप के कैप्टन की तरह होता है। उसकी इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल उसके हाथ में होता है और वो उसे सक्सेस की तरफ ले जाता है। अगर आप कोई ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं या आपके पास कंपनी का 10% हिस्सा भी है तो आप एक इनसाइड इन्वेस्टर बन जाते हैं। आउटसाइड इन्वेस्टर वैसे होते हैं जैसे एक शिप में लोग बैठे हुए हो जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पर उनके हाथ में कंट्रोल नहीं होता, उनको शिप मैनेज करनी नहीं आती। तो अगर आप एक इनसाइड इन्वेस्टर बनते हैं तो आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ गेम को देख नहीं रहे, आप उसे खेल रहे हैं। जब आप कोई कंपनी बनाते हैं या बिजनेस बनाते हैं तो आप एक इनसाइड इन्वेस्टर बन जाते हैं। और अगर आप एक कंपनी को पब्लिक करते हैं तो उसका प्राइस चाहे कितना भी कम हो, वो आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, वो इलीगल है। इनसाइड इन्वेस्टर की बात हो रही है जिनके पास नॉलेज होती है कि बिजनेस को किस तरह से स्मार्टली रन किया जाता है। 26th पॉइंट है द अल्टीमेट इन्वेस्टर। बिल गेट्स, वॉरेन बफे इस कैटेगरी में आते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने छोटा छोटा हिस्सा ले रखा होता है। ये एसेट्स को क्रिएट करते हैं जिससे ये अरबों डॉलर कमा लेते हैं। गेट्स और बफे इसलिए अमीर नहीं हुए कि उन्होंने बहुत अच्छी जॉब की थी, उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे जॉब में। वो इसलिए अमीर हुए क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार कंपनी बनाई थी और उसे वो पब्लिक ले गए। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक जादू की तरह काम करता है। ये एक गेम चेंजर होता है। इससे आप कंपनी के कुछ शेयर बेच के हाथ में कैश ला सकते हो, जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो या फिर अपने कर्जे उतार सकते हो। इससे कंपनी मजबूत लगती है और इससे आप अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस भी दे सकते हो। IPO के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे इससे कंपनी पब्लिक हो जाती है तो सारे सीक्रेट भी पब्लिक हो जाते हैं। कंपनी को पब्लिक करने में और उसको मैनेज करने में काफ़ी समय जाता है।
इससे आप अपनी कंपनी का कंट्रोल खो सकते हो, और अगर आपकी कंपनी का स्टॉक अच्छा नहीं काम करता तो आपको अपने शेयर होल्डर के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। 27वां पॉइंट है हाउ टू गेट रिच स्लोली। हर किसी का अमीर बनने का एक अलग रास्ता होता है। रिच डैड ने अपनी जर्नी एक इनसाइड इन्वेस्टर की तरह शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने टैक्स के बारे में जाना और एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन गए, और धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया। रिच डैड अक्सर रॉबर्ट को एक गोल्डन रूल बताया करते थे, ही हु मेक्स द रूल्स गेट्स द गोल्ड। जो ऑर्डिनरी इनकम का पाथ होता है, यानी कि जब आपकी सैलरी आती है तो उस पर टैक्स कट के आता है, वहीं जो एक बिजनेस का प्रॉफिट होता है उससे वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है टैक्स कटने से पहले, या फिर अपने खर्चे निकाल सकता है और उसके बाद उसके पैसों पे टैक्स कटता है। इसलिए अमीर बनने का सबसे ज्यादा चांस बी क्वाड्रेंट वाले लोगों के पास होता है, यानी कि बिजनेस करने वाले लोगों के पास होता है। 28वां पॉइंट है कीप योर डे जॉब एंड स्टिल बिकम रिच। रिच डैड रॉबर्ट को बताते थे कि तुम्हें जॉब इसलिए नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें ज्यादा पैसे मिल सके, तुम्हें जॉब इसलिए करनी चाहिए ताकि तुम कोई ऐसी स्किल सीख सको जिससे तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सको। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बिजनेस स्किल्स सीखनी चाहिए। उसके बाद रॉबर्ट ने नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट का बिजनेस बनाया, जिसका काम वो पार्ट टाइम में करते थे। उनको प्रोडक्ट इतना अच्छा भी नहीं लगता था, पर उन्हें बिजनेस बनाने में बड़ा मजा आता था, और वो बिजनेस काफी सक्सेसफुल था, जिसकी वजह से उन्हें काफी पैसे भी मिले थे। तो हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक अच्छे बिजनेस पर्सन बनने की। जैसे बिल गेट्स ने कोई सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन नहीं किया था, पर उन्होंने उसके आसपास एक बहुत बढ़िया बिजनेस सिस्टम बनाया जिससे वो काफी अमीर हो गए। 29वां पॉइंट है द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। रिच डैड का मानना था कि लोगों को अपने इमोशंस को समझना चाहिए। अगर पैसों को खोने का डर बहुत ज्यादा हो तो बड़े सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए, पर यह भी समझना चाहिए कि बहुत सारे पैसे उनके पास नहीं आते जो बहुत ज्यादा सावधानी करते हैं। उसके लिए एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की जरूरत होती है। जब आप एक बिजनेस बनाते हो तो वो आपको आपकी लिमिट से आगे पुश करता है और आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, पर इसका रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है। 30वां पॉइंट है व्हाई बिल्ड अ बिजनेस। इसके 3 रीजन हैं। पहला, ये आपको एक्सेस कैश फ्लो प्रोवाइड करता है, जिससे आप दूसरी चीजों में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और उनसे भी पैसे कमा सकते हो। दूसरा, आप उसको बेच सकते हो। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अपने बिजनेस को बेच नहीं सकते क्योंकि वो सारा काम खुद कर रहे होते हैं। तीसरा, आप एक बिजनेस बना सकते हो और उसे पब्लिक ले जा सकते हो। जब आप उसके सेलिंग शेयर होल्डर्स बन जाते हो और उन शेयर्स को पब्लिक में बांटते हो तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हो। इसी तरह से बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, वॉरेन बफे जैसे लोग अमीर हुए हैं। 31वां पॉइंट है द BI ट्रायंगल। जब रॉबर्ट 16 साल के थे तो वो अपने रिच डैड से पूछा करते थे कि आप इतने सारे बिजनेस कैसे हैंडल करते हो? बहुत सारे लोग तो एक भी बिजनेस सही से हैंडल नहीं कर पाते। आपका ही बिजनेस क्यों ग्रो होता है जबकि बाकी छोटे रह जाते हैं? आपके पास इतना सारा फ्री टाइम कैसे होता है जबकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स तो लगातार काम करते रहते हैं और बहुत सारे बिजनेस शुरू होते ही कुछ समय में फेल के हो जाते हैं? तो रिच डैड ने रॉबर्ट को BI ट्रायंगल के बारे में बताया। रिच डैड ने बोला कि एक बिजनेस की सक्सेस के पीछे एक स्पिरिचुअल और बिजनेस मिशन होता है, जिससे लोगों को वो मिलता है जो वो चाहते हैं। फिर उन्होंने बताया एक अच्छे बिजनेस के लिए एक टीम चाहिए होती है। एंटरप्रेन्योरशिप में आप अकेले टीम से टक्कर नहीं ले सकते, आपको टीम के साथ ही काम करना होता है। उसके बाद इसमें सबसे जरूरी चीज आती है लीडरशिप। एक अच्छी लीडरशिप एक बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, जो कंपनी को सही डायरेक्शन दे सके, क्रिटिकल डिसीजंस ले सके और लोगों को उस मिशन को पूरा करने के लिए गाइड कर सके। उन्होंने बोला लोग अक्सर ये गलती करते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं अकेले। तो वो अकेला इंसान एक ऑर्गेनाइज्ड टीम के साथ कंपटीशन कर रहा होता है और यही कारण है कि बहुत सारे लोग हार जाते हैं। रिच डैड का मानना था कि अगर कोई बिजनेस नहीं बनाता तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन को मिस कर देता है। 32वां पॉइंट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। जिस तरह से एक इंसान की बॉडी को सही से काम करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है, उसी तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर बिजनेस में इतना पैसा नहीं होगा कि वो लोगों को सैलरी दे सके तो वो एक बिजनेस को डुबा सकता है। तभी बहुत सारे फाउंडर्स शुरू में बहुत कम सैलरी लेते हैं या नहीं लेते,
क्योंकि वो सारे प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते हैं ताकि उस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। जो अच्छे कैश फ्लो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी कैश फ्लो पोजीशन को रोज रिव्यू करते हैं और वो आगे आने वाले कैश की जरूरत की प्लानिंग भी करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। जब तक आपका बिजनेस एक अच्छा कैश फ्लो ना जनरेट करे तब तक उससे सैलरी ना लीजिए। शुरू में आप फुल टाइम जॉब रखिए और साथ में अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कीजिए। कस्टमर्स को इनवॉइस टाइम से दीजिए और अपनी क्रेडिट पॉलिसीज सही तरह से इम्प्लीमेंट कीजिए और अगर लेट पेमेंट होती है तो उस पर पेनल्टी लगाइए। जो आपके पास कैश आ रहा है उसका एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। अलग अलग तरीके अपने पास पैसा इकट्ठा करने के, जैसे बैंक से लोन लेना, तैयार रखिए, चाहे आपको उस समय उसकी जरूरत ना हो। 33 पॉइंट है कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट। जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन जानते हैं उतने ज्यादा लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं और उतना अच्छा आपका कैश फ्लो होता है। बहुत सारे लोग बोलना जानते हैं पर बहुत कम लोग हैं जो सुनना जानते हैं। दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं पर पैसा उनके पास जाता है जो बेस्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर कैसे बातें कर रहे हैं, आप अपनी टीम से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। आप किसी बिजनेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं जब आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आपको अपना फियर ऑफ रिजेक्शन हटाना होगा और एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कैसे बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप मार्केटिंग, सेल्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ रहे हैं। 34 पॉइंट है सिस्टम्स मैनेजमेंट। जिस तरह से हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम सही से काम कर पाते हैं, एक सिस्टम से एक एरोप्लेन बनाया जाता है, उसी तरह से एक अच्छे सिस्टम से एक अच्छा बिजनेस बनाया जाता है। जैसे अगर किसी एरोप्लेन का एक पंख काम नहीं करेगा तो वो एरोप्लेन सही से नहीं उड़ेगा। इसी तरह से अगर बिजनेस सिस्टम में कुछ फेल होता है तो उससे पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे बिजनेस सिस्टम को पसंद करते हैं जो स्टेबल होता है और वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो ऐसे सिस्टम बना पाते हैं। किसी भी बिजनेस में सीईओ का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है क्योंकि वो बिजनेस की वीकनेसेस को पहले ही पहचान जाते हैं जिससे बाद में बहुत ज्यादा बड़ी फेल्योर ना सामने आए। जैसे एक पायलट आगे के इश्यूज पहले से पहचान जाता है ताकि फ्लाइट सही से चले और बीच में समस्या ना आए। 35 पॉइंट है लीगल मैनेजमेंट। एक बार एक इंसान ने काफी अच्छा प्रोडक्ट बनाया और एक सिस्टम भी बना दिया जिससे उसको काफी प्रॉफिट हो रहा था, पर उसने अपने आइडिया को लीगली प्रोटेक्ट नहीं किया। उसे लगा कि इस पेटेंट के लिए इतने पैसे खर्च करना सही नहीं है, उसे काफी महंगा लग रहा था। पर कुछ समय बाद एक कंपनी ने उसको कॉपी किया और उस प्रोडक्ट पे पेटेंट करा लिया, जिसकी वजह से उस इंसान को काफी बड़ा नुकसान हुआ। इस इंफॉर्मेशन एज में अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके थोड़े पैसे लगेंगे, आपको वकील को पैसे देने पड़ेंगे, पर इससे आप उसकी चोरी से बच सकेंगे जो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। बिल गेट्स ने भी प्रोग्रामर्स से सॉफ्टवेयर खरीदा था और उसको लीगली प्रोटेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से आज वो इतने अमीर हैं। तो आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट से, ट्रेडमार्क से और कॉपीराइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। ये सिर्फ आपकी क्रिएशंस को प्रोटेक्ट नहीं करता, इससे आप लाइसेंसिंग और रॉयल्टी से पैसे भी कमा सकते हो। 36 पॉइंट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। एक कंपनी का बहुत जरूरी हिस्सा होता है उस कंपनी का प्रोडक्ट। वो कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप छू सकते हो, जैसे एक बर्गर, या फिर एक ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप नहीं छू सकते, जैसे कंसल्टिंग सर्विसेज। बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट पे फोकस करती रह जाती हैं, पर रिच डैड का मानना था कि प्रोडक्ट तो इस पजल का सिर्फ एक पीस है, क्योंकि एक कंपनी की सक्सेस के लिए बेस्ट प्रोडक्ट नहीं, बेस्ट सिस्टम की जरूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाते हैं, पर वो लोग मैकडोनल्ड से अच्छा बिजनेस सिस्टम नहीं बना पाते। 37 पॉइंट है हाउ अ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर थिंक्स। बहुत सारे लोग जब बिजनेस बनाने की सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो एक इम्पॉसिबल सा मिशन लग रहा है, मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे बनाऊंगा। पर बड़े बड़े बिजनेस की शुरुआत भी छोटे से होती है। जब आप एक छोटा सिस्टम बनाना सीख जाते हैं तो आप उस सिस्टम को बड़ा कर सकते हैं और इस प्रोसेस में आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन जाते हैं। शुरू के 1 करोड़ रुपए कमाना काफी मुश्किल है, उसके बाद के 10 करोड़ तुम काफी आसानी से कमा सकते हो। 38 पॉइंट है एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स। रिच डैड का कहना था कि नंबर्स स्टोरी बताते हैं। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से पढ़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर कैसा काम चल रहा है। कुछ चीजें होती हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती हैं, जैसे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज।
अगर ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है हर सेल पे। उसके बाद आता है नेट ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। जिन कंपनीज में ये ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग लेवरेज। इसकी वजह से तब भी प्रॉफिट आ जाता है जब लिमिटेड सेल्स हो रही होती हैं। फिर आता है फाइनेंशियल लेवरेज, यानी कि उधार लेना। जितना ज़्यादा कंपनी उधार लेती है उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर रिस्क होता है। इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशो, क्विक एंड करंट रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी एटसेट्रा। 39 पॉइंट है द अल्टीमेट इन्वेस्टर। बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, पर इन्होंने ये कैसे हासिल किया? इन्होंने अपनी कंपनीज बनाई और उसके शेयर्स पब्लिक में बेच दिए, जिससे उन्होंने अपने लिए लीगली पैसे प्रिंट कर लिए। एक कंपनी को बनाने में और उसे पब्लिक करने में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, विश्वास की ज़रूरत होती है और अपनी सक्सेस और फेलियर से सीखने की ज़रूरत होती है। अगर कोई अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से आगे बढ़ के अनसर्टेनिटीज़ को झेल के अपनी फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी पे चलना चाहता है, तभी उसे ये काम करना चाहिए। 40th पॉइंट है, आर यू द नेक्स्ट बिलियनियर? पहले के ज़माने में एक बिलियनियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती थी और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, पर आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत जल्दी की जा सकती है। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसका IPO निकालते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट काफ़ी टफ होते हैं। वो बिजनेस प्लान को पूरा समझते हैं, एक एक बारीकी समझते हैं और वो अपने ऑफर के लिए काफ़ी हार्श होते हैं, जिसमें वो काफ़ी बड़ा हिस्सा मांग लेते हैं कई बार। फिर वो अपनी एक टर्म शीट साइन करवाते हैं जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है बिजनेस को पब्लिक करने के लिए, और जितना अच्छा बिजनेस होता है उतने ही अच्छी टर्म्स होती हैं। कॉलोनल सैंडर्स ने 66 साल की उम्र में KFC स्टार्ट किया था। तो आपको सपनों को अचीव करने के लिए अपनी उम्र की वजह से नहीं रुकना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए क्या आपको कॉर्पोरेट लैडर पे चढ़ना है या उस सीढ़ी को खरीदना है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई फंड लेना चाहता है तो उसके कुछ जरिए होते हैं। जैसे सबसे पहले लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास जाते हैं, उसके बाद वो एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं। जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो रेगुलेटेड होती है, ताकि पब्लिक इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्क में ना रहे, पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है। तो अगर आपको अपने बड़े बड़े गोल्स अचीव करने हैं और एक बिलियनियर बनना है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। आपको राइट एडवाइस ढूंढनी चाहिए, आपको अपने बिजनेस में एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और कोई सक्सेस अचीव करनी चाहिए, ताकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग आपकी मदद के लिए आगे आएं। आपको अपने गोल्स बड़े रखने चाहिए, फिर उसके बीच में छोटे छोटे गोल्स सेट करके उस रास्ते पे चलना चाहिए। आपको अपने बिलीफ की पावर को समझना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही तरीकों में आप सही होते हैं। आज की डेट में आपके पास इंटरनेट है, जिससे आप काफ़ी सारे पैसे काफ़ी कम समय में कमा सकते हैं। 41 पॉइंट है, व्हाई डू रिच पीपल गो बैंकरप्ट? इसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे उनके पास नए पैसे आते हैं पर उनकी आदतें पुरानी होती हैं। बिजनेस में फाइनेंशियल अप डाउन चलते रहते हैं, पर उनके पास पैसों को हैंडल करने की स्किल नहीं होती, क्योंकि हमें बचपन से ये सब नहीं सिखाया गया होता। तो इसकी वजह से हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। कई बार बहुत बार वो अपने महंगे महंगे खर्चे करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसे आते हैं तो एक्साइटमेंट भी आती है साथ में। उनके लिए नो बोलना मुश्किल हो जाता है। वो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग कर देते हैं। बिना नॉलेज और एक्सपीरियंस के इन्वेस्टिंग की वजह से वो उन पैसों को खो भी देते हैं। उनको पैसे खोने का डर लगने लग जाता है, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। वो गुड और बैड एक्सपेंसेस के बीच का फर्क भूल जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके लिए अच्छी है। वो टैक्स लॉज को इग्नोर नहीं करते और उसका सही यूज करते हैं, और टैक्स कटने से पहले ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब आपके पास पैसा आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस पैसों का करना क्या है। आपके पास प्लान होना चाहिए। अपने एक्सपेंसेस को आपने एसेट्स में बदलना है, ताकि जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे बन के वो वापस आएं। 42 पॉइंट है, आर यू प्रिपेयर्ड टू गिव बैक? आपका मिशन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। आपको दूसरों की हेल्प करने पे फोकस करना चाहिए। आपको दूसरों को भी सिखाना चाहिए ताकि वो भी अमीर हो सके।
तो आप भी अमीर हो सकते हैं यूज करके द रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।